नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और आज हम जो व्यापार से साम्राज्य तक पाठ 2 है कक्षा 8 का, हमारे अतीत इतिहास की पाठ्य पुस्तक का, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने इस पाठ की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं हम, जिसमें हमने प्लासी के युद्ध के बारे में और शुरुआती चरण में क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में क्या परिवर्तन आता है और भारत में 1757 के बाद से, जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से अब युद्ध, आपको पता है कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था बंगाल के अंदर प्लासी में, तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद में 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है, जो कि निर्णायक युद्ध बोला जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा रखा है, आप पिछली वीडियोस में जरूर देख सकते हैं। आज हम नए शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 से लेकर 1785 तक उन्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से माना गया था और उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो कंपनी की जो सत्ता थी वो धीमे धीमे करके कैसे नए शासन की स्थापना होने लगी भारत के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। और हम शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स, आपने नाम सुना होगा, के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अभी आपको समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश टाइम पर जो प्रशासनिक इकाइयां थी, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते थे प्रेसिडेंसी। ठीक है, साथ साथ हम इंपॉर्टेंट चीजें भी देखते रहेंगे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। ठीक है, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बम्बई के अर्थ से बॉम्बे नहीं था, जो जिसमें आज के टाइम में जो इतना पूरा गुजरात और महाराष्ट्र है, वो सारा जो क्षेत्र था वह बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। भी आपको समझ में आया कि 1772 में नई व्यवस्था का भी इजाद हुआ और इस व्यवस्था में प्रावधान था कि अब फौजदारी और दीवानी मुकदमे चलेंगे, जिनमें से जो दीवानी अदालत थे उसमें यूरोप के जो जिला कलेक्टर थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, डीएम जिसे कहते हैं, वह थे। और वह हिंदू पंडित मौलवी वगैरह भी बताते थे कि भैया ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, वो हेल्प करते थे। और फौजदारी जो अदालतें थी वह काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, काजी एक न्यायाधीश होता था और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है, महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण मतलब बुरा व्यवहार का आरोप लगाया जाता है, मतलब बुरा व्यवहार मतलब सरकार के विरुद्ध, एक तरीके से देशद्रोह की तरह आप मान सकते हैं इसको, या सरकार की बात का ना मानना, दुराचरण ऐसा रखना, बैड कैरेक्टर रखना। ठीक है, तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं आप, ठीक है, भारत में भी होता है, राष्ट्रपति के खिलाफ होता है और बाकी जगह पे भी होता है। ठीक है, देखिए, ये वो कोर्ट रूम है जहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स
कि 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। ठीक है। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 11 पंडितों का 1775 में, और हॉलहेड को NB हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवादित किया। ठीक है, याद रखना आपको। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई थी। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अब आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो दोनों प्रांत थे उनको अधीन कर दिया गया था बंगाल के। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल में बैठता था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ये कलकत्ता की बात हो रही है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर मतलब टैक्स इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। मतलब एक तो टैक्स हो गया भैया, ठीक है, कर लगाना हो गया, टैक्स हो गया, और क्या करता था वह कानून व्यवस्था देखता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया था। ठीक है, कंपनी की फौज। भाई देखो, अब सीधी सी बात है, अब कंपनी की फौज पे भारतीय में उन्होंने नियंत्रण रखा इतने वर्षों तक, तो कैसे रखा? अपनी फौज के द्वारा तो रखा। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घोड़सवार, पे देखो घोड़सवार है, बहुत सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, घुड़सवार क्या होता है, बहुत तेजी से कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी आपको संदेश पहुंचा सकता है। ठीक है, उसको पैदल सिपाही जो है उस तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि घोड़ा पहले इतना ऊंचा होता है, हाइट उसकी बहुत होती है, उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, और वहां से दूसरों पे वार करना आसान होता है। तो इसलिए घुड़सवार जो सेना थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और पैदल मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो कंपनी के साथ भारत ने शासन और सुधार के नए विचार को आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर मतलब प्रोफेशनल, और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। ठीक है, अब ये क्या है भैया, ये सारी चीजें। ठीक है, एक बार हम इधर भी देखते रहे ताकि हमें समझ में आती रहे कि क्या है। मैं सबके शत्रु उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, ये जो ऊपर था ना, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के महाअभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्ग ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। इसका एक हिस्सा इस प्रकार था: मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाअभियोग चला रहा हूं, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंदा और
जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में तनाव, अंत में मानव स्वभाव पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबका साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। मतलब ये एडमंड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन व्यक्ति था जिसने महाभियोग चलवाया था, ठीक है, या पैरवी की थी या भारतीय लोगों की बात की थी, तो आप याद रखना है कि वे थे अभी आपके सामने एडमंड बर्ग थे। ठीक है, एडमंड बर्ग, याद रखना। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। ठीक है, मतलब ईसा के जन्म से भी 500 साल पहले, बहुत पहले की बात है। ठीक है, तब लिखे गए थे, अर्थात बौद्धिज्म के टाइम या उससे भी पहले। सवार, घुड़सवार, मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी, और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक है, तो आपको मस्केट और मैचलॉक याद रखना है कि ये दो बंदूकें एक तरीके से हथियार है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये उनके पास में हथियार थे, इसलिए इन लोगों को बाद में फिर उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, वहां पे लड़ भी रहे थे। कहाँ पे? मिस्र, बर्मा और अफगानिस्तान में। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। 19वीं सदी की शुरुआत मतलब 1801 से लेके। ठीक है, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। किनका? सिपाहियों का। ठीक है, किसानों का, जो सिपाही बन गए थे। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? आपको पता है भारत के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक जातीय जो परंपराएं हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते एकदम से। बहुत से लोग हैं कि हफ्ते में एक दिन उनके घर में प्याज नहीं खाई जाती या कपड़े नहीं धोए जाते। तो ये जातीय जो प्रथाएं हैं या धार्मिक भावना है, जिसमें कि एक टाइम पे हमें कोई पूजा करनी है विशेष, या उस दिन हम खाना नहीं खाते, मतलब ये धार्मिक भावनाएं हैं, कुछ जातियां हैं, कुछ चीजें हैं जिसको कोई नहीं छोड़ सकता। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपना जीवन और अपनी पहचान, यानी वह कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनके सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह हमें सिपाहियों की दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मंगल पांडे ने कैसे, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी मंगल पांडे, अगर नहीं देखी है तो आज जरूर देख लेना आप मंगल पांडे। 1757 के लिए, पार्ट 5 के लिए हमें बहुत फायदेमंद होगी। आपको पता लगेगा कि कैसे जातियों के साथ खिलवाड़ किया अंग्रेजों ने, और उन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए बोला जो कि मुंह से छिलने थे, और उस कारतूस में गाय और सुअर की चमड़ी लगी हुई थी, जो कि भावनात्मक रूप से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हमारे सिपाहियों की। और बहुत अच्छा हुआ कि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, और उस समय अंग्रेजों को पता लग गया कि भारत जो है ये गुलाम रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनका जो नकली चेहरा था ब्रिटिशर्स का, औपनिवेशिक सत्ता का, वो हमें दिखने लग गया था। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। भाई, एक कंपनी थी और अब एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, मतलब हम पे नियंत्रण पाने लग गया। अब हमारा जो सत्ता था वो वो चला रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। मतलब पहले हवा के द्वारा या चप्पू चला के बड़े बड़े लोगों के द्वारा लोग खींचते चलते थे, या बड़े बड़े जो पाल होते थे जो हवा के द्वारा चलते हैं। आपने देखा होगा कि बोट जो होती है, ठीक है, आपने ऐसे बोट देखी होगी, तो बोट के ऊपर आपने ये देखा होगा कि ऐसे करके ना एक पाल होता है। ठीक है, उसमें हवा लगती है, ऐसे हवा लगी तो ये पाल आगे इसको खींचने लग जाता है बोट को। ठीक है, तो इसको जब नई भाप के इंजन की तकनीक स्टार्ट हुई कि भैया भाप के द्वारा, मतलब कोयला गर्म करके, लकड़ियां जला के जब भाप बनेगी, पानी को गर्म करके, उस भाप से रेल जहाज चलने लग गए। तो जहाजों से आप देखेंगे कि वो सिर्फ 21 दिन में ही, 3 हफ्तों के अंदर ही, 1 महीने में ही अंग्रेज लंदन से, ब्रिटेन से भारत आ जाते थे। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे।
1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 की बात बता रहे हैं, जब हमारा पहला विद्रोह हुआ था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, थोड़ा अन्यत्र थोड़ी सी अलग बात भी हम करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। क्या है दास व्यापार? दास मतलब गुलाम, ठीक है, जिनका कोई अधिकार नहीं था। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इनको कैसे कोड़ों से मारा जा रहा है। आपने मूवीज में देखा होगा कि दास होते थे, इजिप्ट में दास होते थे, ठीक है, अफ्रीका में दास होते थे। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, मतलब बहुत पहले उन्मूलित हो गई थी, खत्म हो गई दास प्रथा भारत में। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दास प्रथा कभी हमें ऐसे देखने को नहीं मिली जैसे हमें विश्व के अन्य जगहों पे देखने को मिलती है। और कैसे उनको बेड़ियां डाल के उनको खाने का अधिकार नहीं था, उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। वो जो बोल दिया इंसान ने उसको उनको करना था, क्योंकि वह गुलाम थे, ठीक है। और अगर वो नहीं बात मानते थे तो उनको मार मार के जान से मार दिया जाता था। तो उनके पास कोई अधिकार नहीं थे और उनके पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय, ठीक है, देखिए ये जो बात हो रही है ये 17वीं सदी की बात हो रही है। 17वीं सदी की अर्थात 1601 से लेकर, ठीक है, 1700 तक, ठीक है, ये तब की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद तक चलता रहा और 1834 में जब दास प्रथा खत्म हुई, ठीक है, तब अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है ना, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम 17वीं को 1601 से 1700 कहते हैं। देखिए 16वीं शताब्दी जो है वो 1600 तक खत्म हो गई और जब उसमें एक वर्ष और आ गया, मतलब 1601 हो गया, तब से 17वीं शताब्दी उसमें लग गई और 1700 तक वह समाप्त हो गई। उसके बाद में फिर 1701 से क्या हो गया, 1701 से 18वीं शताब्दी शुरू हो गई। जैसे अभी आपको पता है कि आप 2021 में रहते हैं, 2021 में आप 2021 में हैं और 2021 को आप 2000 है, अभी 2100 नहीं लगा, लेकिन तब भी आप इसको 21st सेंचुरी बोलते हैं, 21वीं सदी बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि 2000 साल 20 सदियां पूरी हो चुकी है, अभी 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। देखिए, ये मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। देखिए नीलामी के अंदर किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। मां ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। नाइजल वार्डन द्वारा लिखित द चेन्स दैट बाइंड्स ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप 1996 की एक ये किताब है, ठीक है, और उसके अंदर ये लेख है नाइजल वार्डन द्वारा, ठीक है। तो आपको ये आपने देखी चीजें, आइए कल्पना करें कि आप 18वीं सदी के आखिरी या 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। याद रखिए कि आप वहां जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो आप इस चीज देखेंगे। देखिए भाई, अभी फिर से याद करें, प्रश्न उत्तर आ गए हैं। प्रश्न उत्तर आपको पता है कि हम लिखित रूप में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर था हमारे इंडियन हिस्ट्री का। 1857 की क्रांति के बाद, 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद में कैसे कंपनी का शासन भारत पर आया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कैसा आपको महसूस हुआ, क्या इसमें क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, या आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप यहाँ तक बने रहे वीडियो के एंड तक, इस चैप्टर को आज आपने खत्म करा, आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। प्लीज घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपने परिवार का
ख्याल रखिए और आगे भी ऐसे पढ़ते रहिए। पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जब जिस टाइम स्कूल खुलेंगे आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो निरंतर पढ़ने का प्रयास जरूर रखिए। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पॉलिश रहेंगे। जैसे कि आप अपने कोई घर में साफ सफाई रखते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, और कुछ दिन अगर आपने साफ सफाई नहीं करी, एक दिन झाड़ू नहीं लगवाई मम्मी ने या मेड ने, यहाँ पे घर में या किसी ने नहीं साफ सफाई करी, तो आप देखेंगे कि घर कितना गंदा हो गया है। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो है वो ज्ञान का प्रकाश धीमे होता जाएगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।